आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना। आपको पता है कि स्पेशल बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद मॉडल सेट देते हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब इसका देखना है, उसके बाद हम क्या देंगे, मॉडल सेट। तो चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले ध्यान समझिए। इस क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो हम अभी इसका आंसर अभी याद करवा देंगे, लिख कर अभी आपको याद करवा देंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब रट रट कर याद करते हैं, खूब रटते हैं लेकिन याद नहीं होता, और याद भी होता है तो पूरा नहीं याद होता, फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज को हम एक बार अगर समझ लेंगे, एक बार किसी भी चीज को हम समझ लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाता है। और हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री को आप इतना विस्तार से पढ़े, इतना विस्तार से पढ़े कि उसको अगर आप किसी को, आपको पढ़ाना हो गया किसी को या किसी को समझाना हो गया तो सामने वाला को लगे कि हाँ ये हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ा है, या कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछ दे तो आप उसको अच्छी तरह से समझा पाए, अच्छी तरह से। इसीलिए तो हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी को अच्छी तरह से हिस्ट्री क्या करें, समझा पाए। तो इसको अच्छी तरह समझे रहेंगे तब ना, रट कर याद कर रहेंगे तो थोड़े होगा। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारकों की चर्चा करें। यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये चैप्टर क्या था, भारत के इतिहास क्या पढ़ रहे थे, यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद वाला पढ़ रहे थे, यानी 600 ईसा पूर्व के बाद वाला। तो इसी के समय में जो द्वितीय नगरीकरण हुआ था, आपको हम बताए भी थे द्वितीय नगरीकरण। पहला नगरीकरण कब हुआ था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय, और फिर द्वितीय नगरीकरण इस समय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शुरू हो गया था। कैसे, राजाओं के महल बनने लगे थे, जो छोटे जनपद थे वो बड़े महाजनपद बनने लगे थे, और राजा बहुत बड़े बड़े महल बनाने लगे थे, सैनिक रखने लगे थे, हथियार बनाने लगे थे, घोड़े रखने लगे थे, युद्ध होने लगा था, कृषि में वृद्धि हो गया था, व्यापार में वृद्धि हो गया था, और बहुत सारे शिल्प उद्योग विकसित हो गए थे। तो ये द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण था, और छोटी छोटी जो बस्ती थी वो बड़े बड़े बस्ती के रूप लेने लगा था, ऐसा होने लगा था। तो यही द्वितीय नगरीकरण था, इसी के बारे में लिखना। तो देखिए इसको लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझिए, अब लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे। यहीं से देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा यमुना के मैदानी भागों में, देखिए डबल भागों में लिखा गया एक बार, मैदानी भागों में नगरीकरण की शुरुआत हो गई। कब हो गई थी, यहां पर कर लीजिए, हो गई थी। तो यहाँ पर समझिए आपसे, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा यमुना के मैदानी भागों में नगरीकरण का अधिकतर जो शुरुआत हो रहा था, गंगा और यमुना के मैदानी भागों में शुरुआत नहीं हो रहा था। शुरू में गंगा और यमुना के मैदानी भागों में जैसे कौन कौन सा क्षेत्र आ गया, पाटलिपुत्र हो गया, वाराणसी वाला क्षेत्र हो गया, कौशाम्बिक हो गया, या श्रावस्ती हो गया, ये सब इसी के आसपास के क्षेत्र है। गंगा यमुना के जो मैदानी भाग है, यानी समझिए ऐसे, गंगा नदी हो गए ना, मैदानी भाग का मतलब क्या होता है, नदी हो गई, ये साइड वाला जितना भी ये भाग होता है ये सब गंगा यमुना यानी किनारे वाला भाग मैदानी भाग कहलाता है। इसी के मैदानी भाग में ये सारे जो महाजनपद थे, अधिकतर महाजनपद इसी के आसपास उत्पन्न होने लगे थे। तो यहाँ पर उत्पन्न होने लगे तो नगर कहाँ बनेगा, यहीं पर ना। तो यहीं पर लिखते हैं कि नगरों की शुरुआत के, नगर कौन बसा रहा था, राजा बसा रहे थे नगर। तो आगे बढ़ते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा यमुना के मैदानी भागों में नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। 1750 ईसा पूर्व के आसपास में हड़प्पा नगरों का पतन होने के बाद पुनः ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई। समझिए ऐसे, इसको लिखना कैसे, शुरू कैसे करना है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, कब, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा यमुना, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा यमुना के मैदानी भागों में द्वितीय नगरीकरण या नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इससे पहले भी लिख सकते हैं, इससे पहले 1750 ईसा पूर्व में हड़प्पा, 1750 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद पुनः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ये हो गया, ये क्या हो गया, इतना इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब आप इसी के बारे में लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इसी के बारे में आप लिखने वाले, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारक, क्योंकि यही लिखना है, मेन पॉइंट ही दिखना चाहिए कि ये वाला है द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारक आप लिख रहे हैं। यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारक लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारकों में सबसे महत्वपूर्ण, क्या लिखेंगे, द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारकों में सबसे महत्वपूर्ण, आप पूरा लिखेंगे, हम इतना
इसलिए लिखना है कि यहाँ पर जगह कम है, इसलिए इतना लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारकों में सबसे महत्वपूर्ण उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन है। आर्थिक एवं सामाजिक जीवन है। आर्थिक एवं सामाजिक जीवन है, ध्यान रखिएगा। अब आर्थिक एवं सामाजिक जीवन इतना हो गया ना, ये दिखना चाहिए एग्जामिनर को, ध्यान रखिएगा। ये वाला अगर बात दिख गया बढ़िया से ना एकदम कि हाँ आप लिखे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारक ही लिखना है, तो ये दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक जीवन लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे, ध्यान रखिएगा। आर्थिक जीवन लिखकर और अंडरलाइन डैश करेंगे। अब आर्थिक जीवन में इनका क्या लिखेंगे? इनके आर्थिक जीवन का मतलब हम बताए थे ना, आर्थिक जीवन का मतलब क्या बताए थे कि उनका जीवन चलता कैसे है, उनका जीवन का चलाने का तरीका, जैसे रहन सहन, वो खाना क्या खाते हैं, उन किस चीज पर निर्भर रहते हैं, वो खाना के लिए, अपने रहने के लिए किस चीज पर निर्भर रहते हैं, वो खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या करते हैं, ये उनका आर्थिक, किसी का भी अगर आर्थिक जीवन देखना होगा तो ये देखा जाता है कि वो किस चीज पर निर्भर है, अपने भोजन के लिए किस चीज पर निर्भर है, वही उसका आर्थिक जीवन होता है। उनका रहन सहन, वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं, ये सब उनका पहनावा, मान लीजिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं कि सूती वस्त्र पहनते हैं, ये रहन सहन, किस पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, या व्यापार करते हैं, या शिल्प उद्योग में शामिल है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये उनका आर्थिक जीवन होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर आर्थिक जीवन लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के, क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। क्रांति हुई। ये महत्वपूर्ण क्रांति हुई जिसमें छोटे छोटे बस्ती, आप यहां से क्या लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, नहीं तो हम लिख देते हैं, छोटे छोटे बस्ती बड़े बड़े नगरों का रूप लेने लगे थे। छोटे छोटे बस्ती बड़े बड़े नगरों का रूप लेने लगे थे और नवीन व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ और राजा के प्रशासनिक इकाई में वृद्धि हुई और राज्य की तरफ से, राज्य यानी कि राजा के तरफ से व्यापार को बढ़ावा दिए जाने लगा, जिसके कारण राज्य को भी फायदा हुआ, और कृषि में एक महत्वपूर्ण क्रांति आई। यह आर्थिक जीवन हो गया। यहाँ तक इतना लिख लिए। अब यहाँ पर कृषि लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या लिखकर? कृषि लिखकर अंडरलाइन डैश। अब यहाँ पर कृषि, अब इसमें लिखेंगे लोहा का खोज होने के बाद कृषि में एक महत्वपूर्ण क्रांति आई। लोहा का खोज होने के बाद कृषि में एक महत्वपूर्ण क्रांति आई। यहाँ पर लिखे महत्वपूर्ण क्रांति आई। उसके बाद देखिए क्या लिखना, महत्वपूर्ण क्रांति आई और बड़े बड़े जंगलों को काटकर या बड़े बड़े जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाने लगा। बड़े बड़े जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया जाने लगा और सभी लोग कृषि कार्य में सम्मिलित होने लगे, जिसके कारण उपज में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और उनका जीविका का मुख्य आधार कृषि ही होता था। और इसके कारण लोग धनी होने लगे और राज्य की आमदनी में भी वृद्धि हुई। राज्य की आमदनी में क्या हुई? वृद्धि हुई। हो गया, इतना लिख लिया कृषि में। और पशुपालन में अब लोग पशुओं का पालन, यहाँ पर अब इस समय ठीक होगा। इस समय लोग पशुओं का पालन अपने आर्थिक जीवन को चलाने के लिए करते थे, साथ में ही और बहुत सारे कार्यों के लिए पशुओं का पालन किए जाने लगा, जिसमें कृषि में बढ़ोतरी होने के कारण कृषि के जो भी कृषि के उत्पादित वस्तुएं होती थी, अनाज ढोने के लिए पशुओं का उपयोग किए जाने लगा। व्यापार में वृद्धि होने के कारण पशुओं का उपयोग व्यापार में भी किए जाने लगा और साथ साथ राजाओं के द्वारा भी पशुओं का उपयोग, युद्धों में पशुओं का उपयोग किया जाता था, जिसमें महत्वपूर्ण घोड़ा था। क्या महत्वपूर्ण घोड़ा था? इसलिए महत्वपूर्ण घोड़ा था, देखिए समझिए, ये लिखना नहीं है, समझना वाली बात है
कि जब राजा बड़े बड़े राजा होने लगते, युद्ध में वृद्धि होने लगता, तो उनके द्वारा भी तो पशुओं का उपयोग किया जाता, जैसे घोड़ा का, हाथी का, ये सब प्रयोग किया जाता था किसमें, युद्धों में। तो इतना पशुपालन इसीलिए अंत में लिखना, इसीलिए पशुपालन में वृद्धि हुई आगे। हाँ, इसलिए पशुपालन में वृद्धि हुई, और जो किसान खेती करते थे साथ साथ वो पशुओं का भी पालन करते थे। इतना लिख लिया पशुपालन में ना। आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय एवं उद्योग। यहाँ पर क्या लिखना है, व्यवसाय एवं उद्योग। अब इसमें लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता, देखिए बार बार इसमें हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे पहले हड़प्पा सभ्यता ही था, तो इसीलिए बार बार उसका नाम आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता के बाद यहाँ पर क्या लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद पुनः यहाँ पर लिखना है दूसरी बार यह एक बड़े मात्रा में व्यापार एवं व्यवसाय की शुरुआत हुई, क्योंकि इससे पहले हड़प्पा में शुरुआत हुआ था, एक बड़े मात्रा में व्यवसाय की शुरुआत हुई, जिसके तहत अब राज्य भी यानी कि राजा भी जो व्यवसाय करने वाले लोग थे उनकी मदद करते थे, जिसके कारण राज्य को भी काफी अच्छा लाभ होता था, क्योंकि व्यवसाय होगा तो टैक्स मिलेगा, व्यवसाय उद्योग होगा तो टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलने के साथ साथ राज्य भी क्या होगा, धनी होगा। अब इसके बाद लिखना है नीचे इसी में, जिसके बाद नवीन वर्गों का उदय होने लगा, नवीन व्यापारिक वर्गों का उदय होने लगा, और व्यापार के क्षेत्र में एक अपार वृद्धि हुई, और उद्योग के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। कृषि के साथ साथ उद्योग वाले क्षेत्र में भी वृद्धि हुई, और नए नए शिल्पकार उत्पन्न होने लगे, नए नए वस्तुएं बनाए जाने लगी, कपड़ों का व्यापार होने लगा, अलग अलग तरह के मृत भांडों का व्यापार होने लगा। ये सब किसमें लिखना, व्यापार और उद्योग में, जिसके कारण इनकी आमदनी में वृद्धि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखना है सामाजिक जीवन। द्वितीय नगरीकरण में इनका सामाजिक जीवन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक जीवन में मुख्य रूप से जो राजा थे वो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा बड़े राजा बनने लगे। अब देखिए सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भी यही बात लिख सकते हैं। अगर राजनीतिक जीवन लिखना होगा तो अगर मान लीजिए ये याद नहीं रहा तो क्या लिख देंगे, राजनीतिक जीवन, ये भी सही है, राजनीतिक जीवन में भी ये लिख सकते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा बड़े राजा बनने लगे थे और जनपद महाजनपद बनने लगे, जिनके कारण उनके क्षेत्र में वृद्धि हुई, और छोटे छोटे नगर थे वो बड़े बड़े नगर बनने लगे, और राजाओं का महल बनने लगा, प्रशासनिक इकाई होने लगा, राजा अधिक मात्रा में सैनिक रखने लगे, और अधिक मात्रा में पशुओं का, यानी कि पशु लिख सकते हैं, अधिक मात्रा में पशुओं का युद्ध में प्रयोग होने लगा, और लोहा की वृद्धि हो जाने के बाद युद्धों में भी वृद्धि हुआ। इस तरह से इनका जो सामाजिक जीवन था धीरे धीरे द्वितीय नगरीकरण की ओर अग्रसर हो रहा था, और अंत में द्वितीय नगरीकरण का रूप ले लिया। अंत में यहाँ पर क्या, द्वितीय नगरीकरण का, यहाँ पर नगर बाजार का उदय। धीरे धीरे छोटे छोटी बस्तियां बड़े बड़े नगरों का रूप लेने लगे, और नगरों में बड़े बड़े बाजार लगने लगे। नगरों में क्या हुआ, बड़े बड़े बाजार लगने लगे, और उसके बाद वस्तुओं के लिए एक अलग मोहल्ला बनने लगा। वस्तुओं के लिए अलग मोहल्ला बनने लगा। हम पढ़ा रहे थे उस समय समझाए थे ना कि कपड़ा के लिए अलग मोहल्ला बनता था, मिठाई के लिए अलग। तो यहाँ पर क्या लिखना, वस्तुओं के लिए अलग मोहल्ला बनने लगे थे, और इनके व्यापार में अपार वृद्धि हुई, जिसके कारण बड़े बड़े भवन बनाए जाने लगे। राजाओं के लिए बड़े बड़े महल बनाए जाने लगे। जो धनी लोग थे वो भी खुद के लिए बड़े बड़े घर बनाने लगे, जिसके कारण बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ, और सभी लोग, अधिकतर नगरों में रहने वाले अधिकतर लोग धनी होने लगे। और राजाओं के प्रशासनिक इकाई में वृद्धि होने के साथ साथ वो लोग सैनिक, घोड़ा, ये सब कुछ रखने लगे थे। सैनिक, घोड़ा, ये सब कुछ रखने लगे थे। यहां तक हो गया ना। अब उसके बाद नीचे थोड़ा सा नीचे निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष, सभी चीज का निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है, इसका भी निष्कर्ष लिखेंगे। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे। इस प्रकार द्वितीय नगरीकरण के उत्थान में लोगों के या यहाँ के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लगता है बहुत अच्छा से ये समझ में आ गया होगा और याद भी होगा। इसको नोट्स अच्छा से बना लीजिएगा। और जैसे ही अभी इसका भी और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा हम इसका मॉडल सेट देंगे, और मॉडल सेट सॉल्व करके कहाँ भेजना होता है,
टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम मॉडल सेट देते हैं, जहां पर आपको आंसर लिख कर क्या करना होता है, भेजना होता है। हम चेक करके बताएंगे कि आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, क्या किए हैं, हम पूरा अच्छा से बताते हैं। तो हमें लगता है बहुत अच्छा से ये सब समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।